1936 बर्लिन जर्मनी ओलंपिक्स टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा था और उस वक्त जर्मनी का चांसलर था एडोल्फ हिटलर जुडाइज्म रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग मतलब ज्यूस के खिलाफ था और उसे ज्यूस से इतनी ज्यादा नफरत थी कि उसने 60 लाख से ज्यादा ज्यूस की जान ली थी। ज्यूस के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन यूरोप के और भी कई पार्ट्स में हो रहा था और 1936 के ओलंपिक्स में एडोल्फ हिटलर अपनी इसी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा था। ये सब होता देख ज्यूस डिमांड कर रहे थे कि उनका एक अलग देश होना चाहिए। ज्यूस की एक बहुत इंपॉर्टेंट धार्मिक जगह है जेरूसलम, जो उस वक्त के पैलेस्टाइन में था, जहां अरब लोग रहते थे, जिस पर तब ब्रिटिशर्स का राज था। ब्रिटिश ने ज्यूस का सपोर्ट वर्ल्ड वॉर 1 में लेने के लिए 1917 में बैलफोर डिक्लेरेशन किया, जिसके अकॉर्डिंग ज्यूस के लिए पैलेस्टाइन में एक अलग देश बनेगा और इसलिए पूरी दुनिया में ज्यूस स्पेशली जर्मनी और यूरोप से पैलेस्टाइन में आकर बसना शुरू हो गए थे। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, ज्यूस ने फिर अपने अलग देश की डिमांड की पैलेस्टाइन की जमीन पर पैलेस्टाइन में उस वक्त अरब लोग रहते थे और वो नहीं चाहते थे कि ज्यूस का एक अलग देश बने। बट 1947 में यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस ने इस जगह का बंटवारा किया 2 देशों में, इजराइल और पैलेस्टाइन, और ब्रिटिश उस जगह को छोड़कर चले गए। पैलेस्टाइन को इस पार्टीशन में इजराइल से कम एरिया मिला था, जबकि पैलेस्टीनियन की पॉपुलेशन इजराइल से ज्यादा थी और उस दिन से पैलेस्टाइन इजराइल से अपनी ज़मीन लेने के लिए काफ़ी अटेम्प्ट्स कर चुका है, लेकिन इजराइल का कहना है कि वो ज़मीन उन्हें यूएन ने असाइन की थी। पैलेस्टाइन की एक ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या पीएलओ, जो पैलेस्टाइन को यूएन में और इंटरनेशनल फोरम्स पर रिप्रेजेंट करती है। पीएलओ का एम है इजराइल से पैलेस्टाइन की जमीन वापस लेना। अब आते हैं साल 1972 में, जब जर्मनी एक बार फिर ओलंपिक्स को होस्ट कर रहा था शहर म्यूनिच में, और इस ओलंपिक्स का यूज जर्मनी इस बार करने वाला था अपने पिछले ओलंपिक्स वाली इमेज से अलग दिखाने के लिए। इसलिए इस ओलंपिक्स का मोटो था द चीयरफुल गेम्स। क्योंकि जर्मनी अपनी दुनिया के सामने एक चीयरफुल इमेज पोर्ट्रे करना चाहता था, उस टूर्नामेंट की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी। ओलंपिक्स को शुरू हुए 10 दिन बीत चुके थे। 5 सितंबर 1972 को सुबह 4 बजे मतलब अंधेरे में जब खिलाड़ी सो रहे थे, तब 5 पैलेस्टीनियन टेररिस्ट इजरायली खिलाड़ियों के अपार्टमेंट में एंटर हुए और उन्होंने 11 खिलाड़ियों को बंदी बना लिया। 2 खिलाड़ियों ने टेररिस्ट से लड़ने की कोशिश की, जिसमें से एक वेट लिफ्टर था और एक रेसलर था, और उन्होंने टेररिस्ट को घायल भी किया पर उन्हें शूट कर दिया गया। ये टेररिस्ट थे पीएलओ के ही एक ग्रुप के मेंबर्स, जिसका नाम था ब्लैक सितंबर। इन्होंने खिलाड़ियों को छोड़ने के लिए ये डिमांड की थी कि इजराइल अपने 236 पैलेस्टीनियन जेल में बंदे प्रिजनर्स को छोड़ दे। इजरायली प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मीर ने डिमांड पूरी करने से मना कर दिया और वेस्ट जर्मनी से कहा कि जर्मन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उनके खिलाड़ियों की सिक्योरिटी को मेंटेन करे। सिक्योरिटी का कंट्रोल वेस्ट जर्मनी की स्टेट अथॉरिटीज के पास था, सेंट्रल के नहीं, और वो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक्सपर्टीज नहीं रखते थे। लेकिन इसके बाद भी जर्मनी की स्टेट अथॉरिटीज ने ये प्लान बनाया कि वो टेररिस्ट से कहेंगे कि उन्हें हॉस्टेजेस के साथ में एक प्लेन में इजिप्ट ले जाया जाएगा। जर्मनी का प्लान था कि इस प्लेन में क्रू के बेस में पुलिस ऑफिसर्स रहेंगे जो टेररिस्ट को मारकर खिलाड़ियों को छुड़ा लेंगे। पर जर्मनी के इक्विपमेंट्स प्रॉपर नहीं थे। जो ऑफिसर्स स्नाइपर राइफल्स के साथ में खड़े थे वो भी एक्सपर्ट्स नहीं थे उन्हें चलाने के लिए, और इसलिए ये प्लान उल्टा जर्मनी पर ही भारी पड़ गया, जिसमें 2 टेररिस्ट, एक जर्मन पुलिस ऑफिसर और बचे हुए 9 खिलाड़ियों की जान चली गई। 9 were killed at the airport tonight. They're all gone. इस इंसिडेंट के बाद 3 जो बचे हुए टेररिस्ट थे उन्हें जर्मन पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। लेकिन 2 महीनों के बाद ब्लैक सितंबर ग्रुप ने एक लुफ्तांजा प्लेन को हाईजैक कर लिया और उन 3 टेररिस्ट की रिहाई की डिमांड की जर्मनी से, और जर्मन इस बात से अग्री कर गए। ये सब देखकर इजराइल के लोग बहुत गुस्से में थे और इसलिए इजराइल की प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मीर, इजराइल की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के चीफ ज़वी ज़ामिर और कई टॉप ऑफिशियल्स ने मिलकर इस अटैक के प्लानर्स को मारने के लिए एक ऑपरेशन प्लान किया, जिसका नाम था ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। जब इजराइल इस ऑपरेशन को प्लान कर रहा था, तब उन्होंने पहले तो इस ग्रुप के सिर्फ लीडर्स को मारने का सोचा। म्यूनिच मैसेकर के कुछ दिनों बाद ही पहले तो इजराइल ने पीएलओ के सीरिया और लेबनान में बेसेस जो थे उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स किए, जिसमें अराउंड 200 लोगों की जान गई। इस ऑपरेशन में इजराइल की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने एग्जैक्टली कितने लोगों की लिस्ट बनाई थी, ये अकाउंट्स इसके ऊपर वैरी करते हैं, क्योंकि मोसाद ने कभी भी इस ऑपरेशन के लिए पूरे नंबर्स किसी के सामने नहीं लाए हैं। पर ज़्यादातर रिपोर्ट्स ये बताती है कि अराउंड 35 लोग इजराइल के टारगेट पर थे। इस ऑपरेशन के लिए मोसाद ने 5 स्क्वाड्स बनाए और उनमें अलग अलग रोल्स बांट दिए।
मोसाद का पहला टारगेट था वेल्स वेटर, जो पीएलओ का एक मेंबर था, जिसे अक्टूबर 16, 1972 को रोम में मार दिया गया। अगला टारगेट था महमूद हमशारी, जो पीएलओ का फ्रांस में रिप्रेजेंटेटिव था। मोसाद का एक एजेंट एक इटालियन जर्नलिस्ट के फॉर्म में हमशारी के पास गया और हमशारी को बातों बातों में उसी के अपार्टमेंट से बाहर ले गया। तभी मोसाद के एजेंट्स ने हमशारी के टेलीफोन में एक बॉम्ब प्लांट किया। अगले दिन मतलब दिसंबर 8, 1972 को एजेंट जो जर्नलिस्ट बना हुआ था उसने हमशारी को कॉल किया और जैसे ही ये बात कंफर्म हुई कि कॉल हमशारी ने उठाया है, रिमोट से बॉम्ब को एक्सप्लोड कर दिया गया और कुछ दिनों बाद महमूद हमशारी की हॉस्पिटल में डेथ हो गई। फिर एक और ब्लैक सितंबर का हेड हुसैन अल बशीर के बेड के नीचे बॉम्ब को एक्सप्लोड कर उसे मार दिया गया। लेबनान में एजेंट्स ने लड़की का फेस बनाकर 2 पीएलओ और एक ब्लैक सितंबर के मेंबर को मार दिया, जिसमें पीएलओ के एक मेंबर की वाइफ की भी जान चली गई। वह किसी की कार एक्सप्लोड कर दी गई, किसी के रूम में बॉम्ब प्लांट किया गया या तो फिर किसी को सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन इजराइल अब टारगेट करना चाहता था म्यूनिच अटैक के डायरेक्ट प्लानर और मास्टरमाइंड को, जिसका नाम था अली हसन सलामे, जिसे रेड प्रिंस कहा जाता था। मोसाद को जुलाई 21, 1973 को ये रिपोर्ट मिली कि सलामे एक रेस्टोरेंट के वेटर के फॉर्म में नॉर्वे के लिले हैमर में काम कर रहा है। मोसाद के एजेंट्स उसे वहीं पर शूट कर मारने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें बाद में ये पता चला कि वो सलामे नहीं बल्कि एक्चुअली सही में एक वेटर था जिसका नाम था अहमद बोचुकी। इसके बाद में इस प्लान में शामिल नॉर्वे में 6 मोसाद के एजेंट्स अरेस्ट हुए और उन्हें जेल हो गई और इसके बाद में 1975 में उन्हें इजराइल से वापस लाया गया। बोचुकी मतलब एक इनोसेंट वेटर की जान जाने से इजराइल के इस ऑपरेशन पर पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म्स हुए, इसलिए इस ऑपरेशन को पीएम गोल्डा मीर ने सस्पेंड कर दिया। फिर 5 साल बाद एक नए प्राइम मिनिस्टर मेनाचेम बेगिन के अंडर इस ऑपरेशन को रीस्टार्ट कर दिया गया और मोसाद को पता चला कि अली हसन सलामे असल में बेरूत लेबानन में है। इजराइल ने एक एजेंट जिसका कोड था एजेंट डी उसे बेरूत भेजा। सलामे रोज एक जिम में जाकर वर्कआउट करता था और एजेंट डी को यह टास्क मिला था कि वो उस जिम में जाकर बस सलामे को ऑब्जर्व करे, लेकिन सलामे से कांटेक्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करे। एक दिन सलामे ने खुद एजेंट डी से जाकर बात की और इनफैक्ट वो दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए कि दोनों साथ में स्क्वॉश खेलने लगे थे। लेकिन एजेंट डी का सलामे को मारने को लेकर प्लान तो बिल्कुल क्लियर था, इसलिए अक्टूबर 1978 में मोसाद ने सलामे के असैसिनेशन का प्लान किया। एजेंट डी जानता था कि अली हसन सलामे रोज 12 बजे गाड़ी ड्राइव कर एक पार्किंग स्पॉट पर जाकर अपनी गाड़ी को पार्क करता है। मोसाद की एक और एजेंट एरिका चैम्बर्स ने उसी पार्किंग स्पॉट के ऊपर एक फ्लैट रेंट पर लिया। जनवरी 1979 में एजेंट डी ने एक कार में बॉम्ब को फिट किया और उसे जाकर सलामे जहां अपनी कार को पार्क करता था ठीक उसी के साइड में पार्क कर दिया और सलामे जब 12 बजे कार पार्क करने के लिए वहां पर आया तब एरिका ने बॉम्ब को डेटोनेट किया और इजराइल ने फाइनली अली हसन सलामे को असैसिनेट कर दिया। इस ऑपरेशन में 4 इनोसेंट लोगों की भी जान गई जो वहां से बस रैंडमली गुजर रहे थे और फिर अगले कई सालों तक मोसाद ने इस ऑपरेशन को कंटिन्यू किया 1988 तक। लेकिन ऑपरेशन रात ऑफ गॉड का कई लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है, ये कहते हुए कि किसी और देश में जाकर वहाँ के गवर्नमेंट से बिना कंसल्ट किए यूं ही पब्लिक प्लेसेस पर अटैक करना किसी हद तक सही नहीं है। और उन इनोसेंट लोगों का क्या जिन्होंने बिना वजह अपनी जान गंवाई है इस ऑपरेशन के दौरान। कई लोगों ने यह भी कहा कि इजराइल का ये बदले का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि वो म्यूनिच अटैक के एक और मास्टरमाइंड अबू दाऊद को मार नहीं पाए थे और कई ऐसे भी टॉप पीएलओ के लीडर्स थे जो म्यूनिच अटैक में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, लेकिन इजराइल ने उन्हें नहीं मारा। बट इजराइल के टॉप ऑफिशियल्स का ये कहना है कि इस ऑपरेशन का मेन एम बदला लेना नहीं था, बल्कि पैलेस्टाइन और पीएलओ के मेंबर्स में ये डर फैलाना था कि इजराइल जानता है कि वो लोग कहाँ रहते हैं और अपने देश की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए वो दूसरे देशों में जाकर उनका असैसिनेशन भी कर सकते हैं। पर इन असैसिनेशंस के बाद में मोसाद का नाम पूरी दुनिया में फेमस जरूर हो चुका था और आज मोसाद दुनिया के टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक है। तो ये थी स्टोरी इजराइल के मोसाद के कोवर्ट ऑपरेशन की। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं, तो ऐसा कंटेंट देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए।